हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ हैं और वो टॉपिक है राजनीति में जाति की भूमिका। यानी राजनीति में जाति किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है, खास करके भारत के संदर्भ में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जाति किसको कहते हैं? तो जाति जो है वो समाज में जितने भी लोग हैं उनको वर्गीकरण का एक तरीका है। यानी कि ये सोशल क्लासिफिकेशन का एक तरीका है। ये इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन का तरीका नहीं है, ये सोशल क्लासिफिकेशन का एक तरीका है, जिसमें कि लोगों को विभिन्न जाति के आधार पे लोगों को बांटा जाता है। जाति एक बंद समूह का उदाहरण है। यानी कि आप ना तो जाति से अंदर आ सकते हैं और ना ही जाति से बाहर जा सकते हैं। अपने यहाँ एक कहावत है कि रोटी और बेटी अपने जात का। यानी कि हम लोग शादी विवाह जो करते हैं अपने जाति में करते हैं और खान पान जो करते हैं वो भी अपने जाति में करते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जातिवाद क्या होता है। तो जातिवाद होता है कि जाति का प्रयोग यदि अपने सामाजिक आर्थिक हितों के लिए करने लगे। जैसे मान लेते हैं कि नेता लोग जाति का प्रयोग अपने वोट पाने के लिए करने लगे, या फिर कोई बड़े ऑफिसर हैं वे जाति का प्रयोग जाति के लोगों को विशिष्ट कुछ फ़ायदा देने लगे। तो इसे कहते हैं जातिवाद। जातिवादी जो लोग होते हैं वे भारत को एक देश नहीं बल्कि एक जाति का महासंघ मानते हैं और उनके सामने राष्ट्रीय चेतना से ज़्यादा जरूरी जातीय चेतना होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत में ये जो जाति पर आधारित राजनीति है ये स्वतंत्रता के बाद ज़्यादा हो गई है, इससे पहले नहीं था। ऐसा क्यों? इसके कारण हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीति में जाति की जो भूमिका इतना बढ़ गई है, इसके क्या कारण हैं। तो सबसे पहला कारण इसमें देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उसने प्रत्येक लोगों को एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार दिया। यानी कि हर एक लोगों को वोट को बराबर वैल्यू और दिया गया और लोगों को हर एक लोगों को एक वोट दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो इस आज़ादी से पहले क्या होता था कि कुछ शिक्षित और पैसे वाले लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। तो जब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया तो सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार मिल गया। तो इससे क्या हुआ कि सभी लोगों नेता लोग उनसे वोट मांगने के कारण उनके पास जाने लगे, जिसके कारण उन लोगों को आवाज़ बुलंद हुआ और जाति का राजनीति में भूमिका बढ़ा। दूसरा देखते हैं कि हमारे संविधान में जाति को एक जाति कास्टलेस नहीं मान करके जाति पर आधारित भेदभाव को मनाही करता है। यानी कि कास्टलेस सोसाइटी की स्थापना की बात नहीं करता है, बल्कि जाति के आधार पर भेदभाव की अवहेलना करता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 15 में कि कास्ट के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि वो कास्ट को मानता है। इससे ये सबसे ये होता है कि हमारे जाति को संविधान ने वैध कर दिया और इस वैध और कानूनी मत दे दिया, और जिससे के कारण कि जाति का इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। और देखते हैं कि जाति का क्यों बढ़ा महत्व। कि स्वतंत्रता के बाद में जाति के बढ़ने का और भी कारण था। दूसरा कारण है कि हमारे समाज में लोग अभी भी अशिक्षित हैं। तो अशिक्षित होने के कारण क्या होता है कि लोग अपने जाति को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वे ये नहीं देखते हैं कि विकास कितना हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोग जाति को ज़्यादा फोकस करते हैं। और फिर ये आधुनिक मीन्स जैसे कि आधुनिकीकरण के कारण क्या हुआ कि परिवहन के साधन हो गए,
और फिर क्या हुआ कि टेलीकम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन के साधन हो गए बहुत ज़्यादा, तो इससे भी जातिवाद को बढ़ावा मिला है। इससे कैसे बढ़ावा मिला है? तो जैसे कि आधुनिकीकरण के कारण क्या हुआ कि लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जाने लगे और लोगों को आसानी से कम्युनिकेशन करने लगे, तो जाति पे आधारित जो संगठन था वो बड़े स्तर पे बनने लगे और लोगों को मोबिलाइज कराना और लोगों को अपने पक्ष में लाना और ज़्यादा आसान हो गया इससे। कहीं पर भी मान लीजिए कुछ जाति के आधार पे कुछ संगठन बना है तो लोग दूर दूर से आ जाते हैं आसानी से। तो इससे क्या हुआ है कि जातिवाद को बढ़ावा मिला है। अब देखते हैं कि जातिवाद का जो भारतीय राजनीति में किस किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है। तो जातिवाद का राजनीति में विभिन्न प्रकार से पड़ा है। जैसे मान लेते हैं कि चुनाव के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो चुनाव में लोगों को पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी का बनना ही जाति पर निर्भर करता है और फिर पॉलिटिकल पार्टी किस उम्मीदवार को चुनेगी ये भी जाति पर निर्भर करता है। फिर जो चुनाव में जातिगत मुद्दे को उठाया जाता है, लोगों का वो जो वोटिंग बिहेवियर है वो भी जाति पर निर्भर करता है। और यहाँ तक कि जब वे जीत जाते हैं तो मंत्री परिषद में कौन कौन लोग रहेंगे ये भी जाति पर निर्भर करता है। ये सब जाति का भारतीय चुनावी व्यवस्था में चुनाव में इस प्रकार से ये भूमिका निभाता है। उसके बाद देखते हैं कि जाति जो है ये एक दबाव समूह के तरह कार्य करता है। यानी कि सरकार जो डिसीजन लेती है तो वो जाति को ध्यान में रख कर डिसीजन लेती है और कई बार तो ये दबाव समूह इतने हो जाते हैं व्यापक कि ये किसान और श्रमिक के जो दबाव समूह हैं उस पर ज़्यादा हावी हो जाते हैं, ये जातीय दबाव समूह। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जातिवाद जो है ये हमारे समाज में तो व्याप्त है, तो राजनीति में तो है ही। तो इसके कुछ बहुत सारे विद्वानों ने इसके बारे में अध्ययन किया है, तो उन्होंने पाया है कि ये इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जैसे कि मान लेते हैं रजनी कोठारी हैं, एम.एन. श्रीनिवास हैं, डी.आर. गॉडगिल हैं, रुडोल्फ हैं, ये सब लोगों ने इस पे बहुत सारे अध्ययन किए हैं और इन्होंने कुछ कहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो राजनीति में जाति की भूमिका है इसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, यानी कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नुकसान क्या क्या हैं इसके निगेटिव में। तो ये इस पर दो पॉलिटिशियंस का नाम हम लोग को याद रखना है। एक है एम.एन. श्रीनिवास और गॉडगिल, दो पॉलिटिशियन का नाम याद रखना है। तो क्यों खराब है? तो सबसे पहले तो जाति पर आधारित जो राजनीति है ये जो हमारे संविधान के द्वारा जो आदर्श किया गया था कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, ये सब की बात करता है हमारे संविधान में, तो ये लागू नहीं होने देता, ये इसके प्रतिकूल है। फिर दूसरा देखते हैं कि इसके द्वारा यूनिटी में बाधक आती है, यानी कि देश में एकता को ये नहीं आने देता है, क्योंकि जातिवाद क्या करता है कि लोगों को डिवाइड कर देता है और लोगों में एकता की भावना को आने नहीं देता है। और देखते हैं कि इससे विकास के कार्य प्रभावित होते हैं, क्योंकि लोग जब वोट देने जाते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि इन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, करप्शन को हटाने के लिए कार्य किया कि नहीं, बल्कि वो जाति के आधार पर वोट देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि विकास का कार्य अवरुद्ध हो जाता है। और जाति पर आधारित क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जैसे एक जातीय दंगा हो जाती है, ये बहुत ही ख़राब बात है, ये इसके एक निगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। और होता है कि भारत में जो आधुनिक लोकतंत्र है वो लागू नहीं हो पाता है। आधुनिक संविधान और लोकतंत्र वो होगा जो कि नियम, कानून, तथ्य, संविधान के अनुसार चलेगा। लेकिन यदि जातिवाद जहाँ पे आ जाती है तो वहाँ पे ये सब अच्छे से लागू नहीं हो पाती है। फिर देखते हैं कि हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो भी अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आजकल देखते हैं कि छोटे स्तर पर भी मुखिया, जिला परिषद का चुनाव में जाति के मुद्दे हावी होने लगे हैं। और किनको योजनाओं का लाभ मिलेगा, जैसे इंदिरा आवास किनको मिलेगा और फिर किनको
मनरेगा में किनको पैसे मिलेंगे, ये सारे चीज़ का निर्धारण जाति के आधार पर होता है, जिसके कारण कि इसके जातिवाद के राजनीति में निगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। और फिर राजनीति में जातिवाद का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट निकल कर के आता है कि जातिवाद बड़ा होते होते ये अस्पृश्यता या छुआछूत का रूप ले लेता है, जो कि इसका सबसे खराब इम्पैक्ट है। तो एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वे अपने समय से बहुत आगे थे, और वे जो संविधान बनाने लगे थे तो उन्होंने दुनिया के सबसे अच्छे संविधान बनाने की संकल्पना की थी, और वे आधुनिक लोकतंत्र, कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी, ये सब लाने की बात किए थे। लेकिन हमारे जो रूढ़िवादी समाज में जो जातिवादी अवधारणा थी, इन्होंने इनको लागू होने ही नहीं दिया। वे कहते हैं कि जातिवाद को हमारे समाज में व्याप्त होने का एक और भी कारण है कि यहाँ पे संस्कृताइजेशन होना, यानी कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, तथाकथित निम्न वर्ग के लोग हैं, वे उच्च जाति के तरह अपने स्टेटस को बढ़ावा देने के कारण बढ़ावा मतलब उनके तरह दिखने के कारण वे जो रीति रिवाज कार्य, उनके जो धार्मिक अनुष्ठान है, उस टाइप के करने का, उनके नकल करने का कोशिश करते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी की नकल करता है तो वो उसी की तरह बन जाता है। तो इसको वे कहते हैं जाति का संस्कृतिकरण हो रहा है, जिसके कारण कि जातिवाद समाज में व्याप्त है। अब हम देखते हैं कि इस जातिवाद के राजनीति में जाति की भूमिका के क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, यानी कि इससे क्या क्या अच्छा होता है। यानी कि जैसे रजनी कोठारी हैं और रुडोल्फ हैं, तो इन्होंने इसको सही माना है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो क्या क्या फ़ायदे हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका जो फ़ायदा है वो है कि लोग ऑर्गेनाइज होते हैं। जितने भी ये जो जाति पे आधारित राजनीति करते हैं लोग, तो उससे क्या होता है कि जो सभी छोटे तबके के लोग हैं, निम्न जाति के लोग हैं, वे आपस में संगठित हो जाते हैं, और ताकि वोट बैंक के तरह कार्य कर सकें। और नेता चाहे SC ST ही सही, वो उसके पास एक वोट तो है, तो नेता उनके पास भी जाते हैं वोट मांगने के लिए। जिसके कारण क्या होता है कि वे लोग आपस में संगठित हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। फिर दूसरा है कि इससे जाति का लोकतंत्रीकरण हो रहा है, यानी कि लोकतंत्र तभी सफल माना जाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उसमें भागीदारी हो। तो क्या होता है, जातिवादी राजनीति के कारण जातिवादी अवधारणा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोगों का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में और चुनाव में ये बढ़ रहा है। तो ये इसका एक अच्छा इम्पैक्ट माना जाता है। फिर देखा जाता है कि इससे सोशल जस्टिस की धारणा को बल मिलता है। ये जो तथाकथित निम्न वर्ग के लोग हैं, ये आपस में संगठित होकर के उच्च जाति के लोगों के सामने जो कह पा रहे हैं, ये जाति के राजनीतिकरण का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट माना जाता है। ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन किया, डेमोक्रेटाइजेशन किया, सोशल जस्टिस किया। और फिर रुडोल्फ मानते हैं कि जाति पर आधारित राजनीतिकरण के कारण जाति का लोकतंत्रीकरण हो गया, यानी कि जाति के कारण लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी बढ़ी, तो इसे लोकतंत्र के लिए अच्छा माना जाता है। ये कोठारी जो हैं, रजनी कोठारी, इन्होंने जाति पर आधारित राजनीति को बहुत अच्छा माना है, और इन्होंने कहा है कि जाति पर आधारित राजनीति से लोगों में राजनीतिक चेतना बढ़ती है, और जाति का राजनीतिकरण हो गया है। इसके कारण जाति का राजनीतिकरण का मतलब ये हुआ कि जाति के कारण राजनीति में जाति की भूमिका बढ़ गई है, जिसके कारण लोगों की ऑर्गेनाइजेशन, फिर उनका डेमोक्रेटाइजेशन, और फिर उनका सोशल जस्टिस पाने की भावना बढ़ गई है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि भारत की राजनीति में जाति की क्या भूमिका है। थैंक यू।